हेलो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं करण सिंह वेलकम करता हूं आप सभी का हमारे चैनल अमेजिंग साइंस साइड में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी क्लास चल रही थी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। ये हमारी केमिस्ट्री क्लास है, जिसमें हमारी बुक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमारे लेक्चर 10 पहले ही हो चुके हैं। आज है हमारा लेक्चर नंबर 11। ठीक है, तो इसमें हमारी यूनिट चल रही थी सेकंड, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें हम फोर क्वेश्चन जो है आपको पहले ही कंप्लीट करा चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग जो है अपने क्वेश्चन को हर टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं आप लोगों के सामने, जिससे कि आप उसको पेपर में पहचान के और उसको तुरंत सॉल्व कर सकें। ठीक है, कम समय में। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है। 4 क्वेश्चन पहले ही हो चुके हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन है डिस्कस द ज्योमेट्री ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द बेसिक्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। इसके बेसिक्स पर वेस्पर थ्योरी के बेस पे हमें कुछ मॉलिक्यूल या फिर आयंस दिए हैं, जिनकी ज्योमेट्री हमें क्या करनी है, डिफाइन करनी है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने क्वेश्चन नंबर 4, आज क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या पढ़ा था, वेस्पर थ्योरी पढ़ी थी। ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो जो आपने ध्यान से अगर पढ़ ली होगी, अगर लेक्चर देख लिया होगा, तो आप इस वाले टॉपिक को या इस क्वेश्चन को कहते हैं तो आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो आप यदि आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप तुरंत जाके आप पहले प्रीवियस लेक्चर को वॉच कीजिए, उसके बाद आपको ये टॉपिक ध्यान से समझ में आएगा। और ये ज्योमेट्री जो हम डिटरमाइन कर रहे हैं, ये भी आपको क्लियर से समझ में आएंगी। और जो भी बीएससी कर रहे हो, उन स्टूडेंट्स को हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनका भी लाभ हो सके। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी मेरे लिए कुछ मेहनत कीजिए। ठीक है, तो हमारा इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल दिए हैं। NH3 दिया है, अमोनिया, H2O यानी जल दिया है, पानी, और SF4 यानी सल्फर टेट्राफ्लोराइड, एंड ClF3 यानी क्लोरीन टेट्राफ्लोराइड हो गया, यानी H2O आयन हो गया, पॉजिटिव लगा है, यानी इसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिए हैं या दिए हैं पॉजिटिव। आप लोग तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, बता के जाइएगा जरूर वीडियो के एंड में, नहीं तो अभी पॉज कीजिए वीडियो और उसमें बताइए कि ये H2O4 जो है, ये इसमें पॉजिटिव लगा है, तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं या फिर लिए हैं। ठीक है, आप बता के जाइएगा, और बाद में मैं जो सही आंसर देगा, ठीक है, उसका मैं आंसर जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर वहां पे पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, उसका सेम टू सेम ऐसे ही कॉपी करके वहां पेस्ट कर दूंगा आंसर। ठीक है, तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ, चलिए कल ही बताऊंगा। ठीक है, कल की वीडियो में जब इस टॉपिक को समझेंगे, जब ऐसे हम क्या करेंगे इसको। और I3 नेगेटिव, तो I3 नेगेटिव यानी आयोडीन आयन है, तो हम इसमें देखिए 3 मॉलिक्यूल एक दिन में लेंगे, और 1 मॉलिक्यूल एंड 2 आयन जो है दूसरे लेक्चर में। ठीक है, एक लेक्चर में 3 मॉलिक्यूल्स को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जब इसकी बारी आएगी H2O पॉजिटिव आयन की, तब हम इसको वहां पे क्लियर समझाएंगे कि इसको पॉजिटिव क्यों लिया गया है, इसको नेगेटिव क्यों लिया गया है। ठीक है, वो मैंने बताया आपको, इलेक्ट्रॉन देता है तब पॉजिटिव आता है, या लेता है तब पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो आप बताइएगा। अब आंसर इसका लिखेंगे NH3 मॉलिक्यूल। तो NH3 मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम क्या है हमारा, नाइट्रोजन है। NH3 मॉलिक्यूल में हमारा सेंट्रल एटम क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, NH3 मॉलिक्यूल में हमारा सेंट्रल एटम जो है वो नाइट्रोजन है। ठीक है, जिसमें क्या पाया जाता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, तो जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, तो आपको हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से आना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूं मैं। आप प्रीवियस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिए, बार बार देखिए, और उनके नोट्स जो हैं आपको इस चैप्टर के देखिए। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैं आपको हर लेक्चर के नोट्स प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूं इस चैप्टर में, क्योंकि मैं आपको एक साथ पूरे चैप्टर के ही नोट्स डाल दूंगा। जैसे ये चैप्टर यूनिट नंबर 2 कंप्लीट होगी, मैं सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है प्रोवाइड करा दूंगा। और यदि आप ज्वाइन होना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। तो 1s2 यानी परमाणु क्रमांक 1s2 एंड 2s2 2p3, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए कितने होते हैं, 7, 2 to 4 and 4 and 3 7। ठीक है, तो इसकी बाहरी ऑर्बिट ये 1 and 2 and 3, ये मैं हाइब्रिड 1 2 2 ये मैं बता चुका हूँ। ये जो 2 और 1 है, ये क्या करते हैं, ये ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल को दर्शाते हैं। ठीक है, तो आप
ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो देखिए इसकी ग्राउंड स्टेट लिखेंगे, नाइट्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, सेंट्रल एटम की ग्राउंड स्टेट लिखते हैं और इसी की एक्साइटेड लिखते हैं। एक्साइटेड स्टेट यहाँ नहीं आती है, ठीक है, वो हाइब्रिडाइजेशन में आती है, ठीक है। तो देखिए नाइट्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जब हमें डिटरमाइन करना होता है तब हम एक्साइटेड स्टेट लिखते हैं। यहाँ तो हमें पहले से ही पता है, हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ चुके हैं कि भाई NH3 मॉलिक्यूल में हमारा क्या पाया जाता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिल हो गए, ठीक है, क्योंकि s में एक ही और एटॉमिक ऑर्बिटल होती है, p में 3 होती है, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 सब हमने क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, क्योंकि पेयरिंग हुंड के रूल के अकॉर्डिंग एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद ही होती है, ठीक है। और हुंड रूल आप पढ़ चुके हैं, तो चलिए अब देखते हैं, यदि नहीं पढ़ा है तो पढ़ाऊंगा, ठीक है, कभी ना कभी देख लीजिएगा। तो देखिए फिर उसके बाद ये ऐसे ही रहेगा, और ये जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक एक हाइड्रोजन वाली, जो हाइड्रोजन की एक इलेक्ट्रॉन वाली एटॉमिक ऑर्बिटल से कोएक्सियल ओवरलैपिंग या ओवरलैपिंग ओनली, ठीक है, कोएक्सियल नहीं, केवल ओवरलैपिंग लिखो यहाँ, ठीक है। तो ओवरलैपिंग करेंगे, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। देखिए इसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से, ठीक है, क्योंकि बोर्ड का साइज है छोटा, इसलिए हम उस आपको एक बार में समझाते हैं। देखिए क्या है, अतः नाइट्रोजन एटम के पास 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं। देखिए नाइट्रोजन एटम के पास जब NH3 मॉलिक्यूल का हम फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन एटम के पास कितनी है, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं, जिसमें एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। लोन पेयर, आप इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, ये लोन पेयर है, पेयर का मतलब ऑलवेज जोड़ा होता है, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि मैंने कहीं पे कुछ और लिख दिया हो तो आप सोचो कि नहीं सर ऐसा नहीं होता है, ऐसा ही होता है, ठीक है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब जोड़ा, इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा। फॉर एग्जाम्पल ये एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जोड़ा बना तब ये लोन पेयर बना जाके, ठीक है। जैसे कि ये लोन पेयर है और ये अनपेयर्ड है, ओके। तो देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि शेष तीन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। शेष 3 में देखिए, एक में तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर माने जोड़ा, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लोन पेयर, और ठीक है, और शेष 3 में जो 3 बची हुई है उनमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए अनपेयर्ड है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज किसी में भी फिल नहीं है, सब में क्लॉकवाइज वाला इलेक्ट्रॉन है, तो यानी ये हमारा अनपेयर्ड है, ठीक है, होता है। नाइट्रोजन एटम की तीनों एक इलेक्ट्रॉन वाली sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 हाइड्रोजन एटम की 1 इलेक्ट्रॉन वाली 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। देखिए हाइड्रोजन का जैसे कि आप जानते हैं, हाइड्रोजन में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वाली और 1s एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग क्या करती है, ओवरलैपिंग करके NH3 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करती है। इस मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री क्या होती है हमारी, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल और एंड बॉन्ड एंगल कितना है, 109.5 डिग्री, ठीक है। 109, जैसे कि हमने पढ़ा था कि 109 डिग्री 28 मिनट इसका बॉन्ड एंगल होता है, जब हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, ठीक है। लेकिन वहां पे मीथेन का एग्जांपल लिया था CH4 का, बट यहाँ नहीं, यहाँ पे हमें पूरा नहीं दर्शाना है, ठीक है। हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू को ही, लगभग वैल्यू को ही हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। देखिए 109.5 डिग्री होनी चाहिए, बट लेकिन इसमें 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यानी जोड़ा। देखिए जैसे कि ये है लोन पेयर का मतलब ही जोड़ा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसलिए ये इसलिए का साइन है और ये चूंकि का साइन है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। यदि आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए इसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड यानी बिगड़ जाती है या फिर डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, होकर पिरामिडल शेप्ड हो जाती है। तथा बॉन्ड एंगल मैंने आपको बताया था, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जब हमने पढ़ा था अभी पीछे, ठीक है, पीछे वाला जब टॉपिक हमने पढ़ा था तो वहां पे हमने सीखा था कि एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लगभग 2.5 डिग्री की कमी करता है। कितनी की कमी करता है, 2.5 डिग्री की कमी करता है, यानी डिक्रीजमेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसका बॉन्ड एंगल कितना रह जाता है, 160 डिग्री, और जो हमारी ज्योमेट्री है वो क्या रह जाती है, पिरामिडल शेप, क्या रह जाती है, पिरामिडल शेप,
ठीक है, ज्योमेट्री पिरामिडल शेप रह जाती है और बॉन्ड एंगल 160 डिग्री रह जाता है। ठीक है, तो ये देखिए ये डायग्राम है, आप अच्छे से बड़ा डायग्राम बनाइएगा। ठीक है, ये डायग्राम आपको बड़ा बनाना है। मैंने तो यहाँ पे बोट की थोड़ा साइज छोटा है इसलिए मैंने आपको ऐसे बनाया हुआ है। ठीक है, तो यह नाइट्रोजन एटम है और तीन अनपेयर्ड मैंने आपको बताया था एक इलेक्ट्रॉन वाली। ये देखिए वो क्या यहाँ पे लिखा है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन पता है इसलिए इसकी ज्योमेट्री ये होती है, यहाँ नहीं, हम लोग कहीं और थे, ये है देखिए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में 3 हाइड्रोजन एटम 1 इलेक्ट्रॉन वाली 1s एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करके NH3 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल वाले हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम की 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है जो कि नाइट्रोजन एटम से ओवरलैपिंग करके NH3 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करती है। देखिए एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी दिखा रहा है नाइट्रोजन एटम पर। ठीक है, चूंकि है NH3 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन एटम के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, बाकी 3 बैकएंड नहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल आपको, आशा करता हूँ आपको ये मॉलिक्यूल NH3 मॉलिक्यूल यानी अमोनिया मॉलिक्यूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बेस्पर थ्योरी के बेस पर है। ठीक है, तो यदि आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो बेस्पर थ्योरी को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जो इससे प्रीवियस लेक्चर है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट मॉलिक्यूल पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारा H2O मॉलिक्यूल यानी जल। ठीक है, जब तक आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारा क्या है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल है हमारा H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, अभी हम कौन कौन सा मॉलिक्यूल कंप्लीट कर चुके हैं, एक NH3 मॉलिक्यूल कंप्लीट कर चुके हैं, एक H2O मॉलिक्यूल कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो H2O मॉलिक्यूल है, इसको आप जानते हैं, इसका नाम होता है पानी यानी जल। ठीक है, जो कि हम लोग पीते हैं। तो H2O मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम क्या होता है हमारा, क्या होता है H2O मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम, तो इसमें हमारा हाइड्रोजन नहीं होता है। ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा सेंट्रल एटम क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है यानी 8 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 एंड 2p4। ठीक है, 2 2 4 एंड 4 8। तो इसकी जो बाहरी ऑर्बिट है उसको हम क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट लिखेंगे। तो ऑक्सीजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, तो ये 2s2 हो गया, 2p4 हो गया, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स, पहले क्लॉकवाइज हुंड के रूल के अकॉर्डिंग, और फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो ये 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। फिर ऑक्सीजन एटम फॉर्मेशन। हाँ, एक बात आप याद रखिएगा, मैंने अभी जो इससे पिछला एग्जाम्पल कराया है NH3 मॉलिक्यूल में, वहां पे शायद मैंने यहाँ पे NH3 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन लिख दिया है। तो आप लोग वहां पे NH3 मॉलिक्यूल को हटाकर जो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन था उसमें NH3 मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है वही लिख देगा। जैसे यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है तो उसका लिखा है ऑक्सीजन एटम फॉर्मेशन, ऐसे ही वहां पे आप लिख दीजिएगा नाइट्रोजन एटम फॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि वहां पे शायद NH3 मॉलिक्यूल मैंने लिख दिया है गलती से। ठीक है, फॉर्मेशन, तो आप वहां पे नाइट्रोजन एटम यानी N डैश एटम फॉर्मेशन ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, बाकी सब तो ठीक है। उसके बाद देखिए अब इसको हम समझते हैं। देखिए ये ऑक्सीजन एटम का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये आपस में क्या करेंगे, फॉर्मेशन यानी आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से फिल है, और ये इसका एक हाइड्रोजन एटम जो है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्लॉकवाइज। तो ये हाइड्रोजन एटम से क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन वाली, एक इलेक्ट्रॉन होता है इनमें, तो इनकी एक इलेक्ट्रॉन वाली 1s एटॉमिक ऑर्बिटल से, किससे 1s। हाँ, शायद यहाँ पे भी ठीक कर लीजिएगा, उसमें वहां पे मैंने 1s2 लिख दिया है। ठीक है, ऐसे लिख दिया है, तो आप वहां से 2 हटा दीजिएगा। 2 तो होता ही नहीं है कुछ, वो गलती से लिख जाता है। ठीक है, आप लोग सही कर दीजिएगा, यहाँ पे केवल 1s होगा। तो चलिए इसको समझते हैं, जो हमने ये स्ट्रक्चर के फॉर्म में समझा है इसको थ्योरी में समझते हैं, क्योंकि थ्योरी आपको ज्यादा समय तक याद रहती है। देखिए, अतः
अतः ऑक्सीजन एटम के पास 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती है। देखिए 4 है ऑक्सीजन एटम के पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है, जिसमें से 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए 2 में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, पेयर माने जोड़ा, तो इन दोनों में जोड़ा है यानी पेयर है, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 में, तो 1 2, ओके। तथा शेष 2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए शेष जो 2 बची है उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक, ठीक है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन एटम की दोनों एक इलेक्ट्रॉन वाली sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 हाइड्रोजन एटम की देखिए 2 हाइड्रोजन एटम की 1 इलेक्ट्रॉन वाली 1s एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करके H2O मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करती है, H2O मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। चूंकि इस मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। एंड बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, 109.5 डिग्री, जो कि मैंने आपको बताया 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ठीक है, 109.5 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। बट चूंकि आप जानते हैं 28 मिनट एक डिग्री मतलब 1 मिनट कितने का होता है पूरा, ये हमने 0.5 लिखा है, तो हमने मिनट को नंबर्स में किया है, ठीक है, नंबर्स में डिनोट किया है। फॉर एग्जांपल जैसे कि 1 मिनट 60 सेकंड का होता है, तो वहाँ 28 सेकंड है, तो यानी 5 ही तो होगा, टोटल 100 या 10 जो भी मानते हैं, ठीक है, या फिर 1 का 0.5 हो जाता है हाफ, तो यहाँ पे हाफ हमने 0.5 लिया है, ठीक है, 28 मिनट में इसको डिनोट नहीं किया है, ठीक है। तो ये होगी बट यानी लेकिन इसमें 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड यानी डिक्रीज होकर या बदलकर क्या हो जाती है, डिक्रीज होकर बी शेप हो जाती है, क्या हो जाती है, बी शेप हो जाती है, तथा बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, 104.5 डिग्री रह जाता है, 104.5 डिग्री रह जाता है। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं 2.5 की कमी करता है, एक इलेक्ट्रॉन कितने की कमी करता है, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2.5 की क्या करता है, डिक्रीजमेंट करता है, ठीक है, डिक्रीजमेंट। एंड यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो 2 की मल्टीप्लाई हम 2.5 से करेंगे, कितना आएगा हमारा, इक्वल टू में 5 आएगा। तो आप इसमें से 5 को माइनस कर दीजिए, ठीक है, 109.5 में से, ठीक है, इसको कितने को माइनस करेंगे, हम करेंगे 5 को माइनस, तो जब 5 को माइनस करेंगे आप, तो आपका कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा 104.5 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो और ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया, इसको आप बड़ा बनाइएगा, ठीक है। तो देखिए ये कैसी हो जाती है, बी शेप की ज्योमेट्री हो जाती है। देखिए ये है बी शेप की ज्योमेट्री, चाहे तो उल्टा भी ले लो चाहे सीधा भी ले लो, ठीक है। ये बी शेप ज्योमेट्री है, लेकिन एक्चुअल इसको मानते हैं हम, किसको मानते हैं, इसको। तो ये हमारा ऑक्सीजन एटम है, जो कि H2O मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम है, जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम है, जो 1s ऑक्सीजन जो है 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, इसकी दो ऑर्बिटल जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन वाली ऑक्सीजन एटम की, एक इलेक्ट्रॉन वाली हाइड्रोजन एटम की 1s एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करके क्या करती है, H2O मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करती है। और इसमें देखिए 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, पेयर माने जोड़ा, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2, तो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे प्रेजेंट हो गए। तो ठीक है, आशा करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा H2O मॉलिक्यूल। तो अगला हम कौन सा पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया था एक लेक्चर में हम 3 मॉलिक्यूल्स को लेंगे। तो अगला हमारा जो मॉलिक्यूल है वो है SF4, ठीक है। जब तक आप इसका कमेंट में नाम भी बताइए, SF4 का केमिकल नेम क्या होता है, उसके बाद हम लोग जो है इसको अभी समझते हैं, ठीक है। जब तक आप नोट कर लीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट मॉलिक्यूल, जो कि हमारा मॉलिक्यूल का नाम क्या है,
SF4 यानी सल्फर टेट्राफ्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मॉलिक्यूल है सल्फर टेट्राफ्लोराइड। तो चलिए सल्फर टेट्राफ्लोराइड के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए सल्फर टेट्राफ्लोराइड का जो हमारा केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, SF4। तो सल्फर टेट्राफ्लोराइड में सेंट्रल एटम क्या है हमारा, सेंट्रल एटम हमारा सल्फर है। सल्फर टेट्राफ्लोराइड में हमारा सेंट्रल एटम क्या है, हमारा सल्फर। ठीक है, सल्फर जिसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। तो ये तो आपको समझ में आया होगा, पाया जाता है इसमें। अब सल्फर का परमाणु क्रमांक क्या होता है, यानी एटॉमिक नंबर, वो होता है हमारा 16। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 एंड 3d0। क्योंकि हम ऑर्बिट लेते हैं तो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है और ये वाली थर्ड ऑर्बिट है। ठीक है, तो हम लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो 3s2 में 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एंड 3p4 में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखिए पहले हुंड के रूल के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज फिर पेयरिंग स्टार्ट हुई। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। फिर 3d0 जीरो हमारा ये 3d है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। चलिए इसको काउंट कर लेते हैं, 2 2 4 4 6 6 6 12 एंड 4 16। ठीक है, 16 हो गए। तो हमारा 16 इसका परमाणु क्रमांक होता है, इसलिए हमारी d जो है वो बैकेंट रहेगी। ओके, अब s एटम इन ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में जब हम इसको लिखेंगे तो ग्राउंड स्टेट में आप इसको देख चुके हैं, अब एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या है, एक्साइटेड स्टेट में देखिए आप इतना समझ लीजिए कि हम जब भी एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी देते हैं तो जो d ऑर्बिटल में, मान लीजिए d ऑर्बिटल में आपको इलेक्ट्रॉन ले जाना है, तो इस वाली यानी p से जाएगा, क्योंकि p के बाद d के सबसे नजदीकी कौन सा है, हमारा p सबसेल है। d सबसेल के सबसे पास में p सबसेल है। तो p सबसेल से ही जब हम एनर्जी देंगे तो हमारा p सबसेल से ही इलेक्ट्रॉन d में एंटर करेगा। ठीक है, s से नहीं जाएगा क्योंकि s बहुत दूर है। समझ में आ गया। कहीं आप कहें कि सर आपने जब एनर्जी दी तो d से तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो ये वाला इधर क्यों नहीं गया, क्योंकि s बहुत दूर है और p बिल्कुल नजदीकी होता है। तो इसलिए p ऑर्बिटल से जो है हमारा ये इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट यानी चला जाएगा। ठीक है, इसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। और सल्फर एटम का फॉर्मेशन, ठीक है, सल्फर एटम का सबसे फर्स्ट वाला जो मैंने आपको पढ़ाया था NH3, वहां पे सही कर लीजिएगा, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वहां पे NH3 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन मैंने लिख दिया है। आपको लिखना है सल्फर नाइट्रोजन, क्योंकि सेंट्रल एटम इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एटम फॉर्मेशन। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए सल्फर एटम फॉर्मेशन में क्या है हमारा, अब हम ये चार जितनी भी, देखिए हम उनको एक जगह जोड़ते हैं, उन ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उन सबसेल की ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो सबसेल की ऑर्बिटल्स में पेयर्ड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, हम बैकेंड को छोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 बैकेंड्स थी, जो कि बैकेंड d ऑर्बिटल्स थी। और देखिए एक d मिक्स हुई और 3 p मिक्स हुई और 1 d। तो d तो हमारी पूरी फुलफिल है, उसके बाद 3 p की अनपेयर्ड है और एक d की अनपेयर्ड है। तो ये फ्लोरीन एटम के साथ ओवरलैपिंग करेंगी और हमारा क्या करेंगे, SF4 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगी। तो चलिए इसको थ्योरी के फॉर्म में समझते हैं। देखिए अतः सल्फर एटम के पास 5, कितनी है सल्फर एटम के पास, देखिए सल्फर एटम का फॉर्मेशन हो रहा है 1 2 3 4 5। ठीक है, 4 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं, जिनमें से 1 क्या है, 1 हमारी हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, पेयर का मतलब जोड़ा। तो देखिए 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि शेष 4, तो जो हमारी 4 बची हुई है 1 2 3 4, ये 4 क्या है, ये 4, हाँ ये 4 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए 4 जो हमारी sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक में लोन पेयर है। ठीक है, और सल्फर एटम की यह एक इलेक्ट्रॉन वाली, सल्फर एटम की यह एक इलेक्ट्रॉन वाली sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है, एस लगेगा, एक नहीं है 4 है। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 फ्लोरीन एटम की 1 इलेक्ट्रॉन वाली
2pz। अब आपको ये मैं पहले भी बहुत समझा चुका हूँ, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि 2pz मैंने यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि फ्लोरीन का नंबर होता है 9 और जब आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो p में 1s2 2s2 2p5 5 जाएगा तो 2p5 जाएगा तो p में हमारे कितने होते हैं, p में हमारे होते हैं 3 सबसेल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल होने चाहिए, लेकिन 2p5 होता है। ठीक है, तो जब हम 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो हमारा जो 2px 2py एंड 2pz जो है वो अनपेयर्ड होगा, 2pz अनपेयर्ड होगा और 2px एंड 2py जो होगा वो पेयर्ड होगा। ठीक है, आप प्रीवियस लेक्चर देखिए जाके, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करके SF4 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करती है। चूंकि इस मॉलिक्यूल में sp3d हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल यानी TBP होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए, यहाँ पे लिखो होनी चाहिए, बट यानी लेकिन इसमें 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ये है देखिए 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री क्या होती है? डिस्टॉर्टेड होकर कैसी हो जाती है? सीसा शेप। अब आप कहोगे सीसा शेप कैसी होती है? ठीक है, तो ये सब जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से निकाली जाती है, तो आप लोग इस पर ध्यान ना दें, आप केवल इतना समझिए कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, आपको भी याद करना है क्या होती है। ये सीसा शेप की होती है, ठीक है, की तरह हो जाती है। ये देखिए सल्फर एटम है जिसमें हमारे सल्फर एटम किससे कर रहे हैं? 4 फ्लोरीन एटम। ये सल्फर एटम है जो कि 4 फ्लोरीन एटम से क्या कर रहा है? ओवरलैपिंग कर रहा है और इसके पास 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये रहा। ठीक है, तो देखिए सीसा ज्योमेट्री ऑफ सल्फर टेट्राफ्लोराइड यानी SF4 मॉलिक्यूल। तो आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और BSc करने वाले स्टूडेंट्स के पास इसको शेयर कीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ। हमारे लेक्चर नंबर 12 होगा नेक्स्ट। ठीक है, ये 3 एक CLF3 यानी CLF3 मॉलिक्यूल एंड H2O पॉजिटिव आयन एंड आयोडीन 3 नेगेटिव। ठीक है, इसके साथ हम फिर से आपके एक नए लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एंड जय हिंद।